आज पुणे शहर के एक जाने माने होटल में शादी की सालगिरह की एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सालगिरह थी सरला जी के बेटे बहू की। बड़ी ही उत्साह के साथ सरला जी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ उस होटल में पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस उत्साह से वे इस पार्टी में आई थीं, वो पल भर में ही ठंडा हो जाएगा। उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाएगा। उनको अपने खाने का बिल होटल के बर्तन साफ करके चुकाना पड़ेगा। और जिस बेटे बहू के साथ वे आई थीं, वही लोग सरला जी को भिखारी बोलकर उनको पहचानने से भी मना कर देंगे। और इससे भी भयानक घटना उनके साथ तब घटी जब वे घर पहुंची, जिसके बारे में उनको जरा भी अंदाजा नहीं था। आखिरकार क्या हुआ सरला जी के साथ, और उन्होंने अपने बेटे बहू को ऐसा कौन सा झटका दिया जिससे बेटे बहू की दुनिया ही हिल गई। आइए जानते हैं आगे कहानी में। अरे माँ, तुम हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ सिर्फ 4 कुर्सियाँ हैं। अगर तुम बैठोगी तो मेरे माँ बाप कहाँ बैठेंगे? कामिनी ने अपनी वृद्ध सास का हाथ कसकर पकड़ा और मानो किसी अजनबी महिला को उठा रही हो, इस क्रूरता से उन्हें खड़ा कर दिया। सरला जी ने अविश्वास से अपने बेटे की ओर देखा। आंखों में पीड़ा का तीखा दर्द करवटें ले रहा था। विक्रांत बेटा, तुमने ही कहा था ना कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है और हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो क्या मुझे यहाँ मेरा अपमान करवाने के लिए लाए हो? विक्रांत ने एक नज़र चारों ओर दौड़ाई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई सुन नहीं रहा है, वह माँ के पास झुका और दांत पीसते हुए फुसफुसाया। माँ, मुंह बंद रखो और धीरे बोलो। मेरी पत्नी सही बोल रही है। क्या तुमने कभी खुद को ढंग से देखा है? क्या तुम्हारी औकात है कि तुम मेरे साथ ससुर के सामने बैठो? वो आगे गरजा, तुम गांव की गंवार अनपढ़ हो और वे सुशिक्षित, अमीर, ऊंचे खानदान के हैं। तुम्हारे साथ बैठेगे तो उन्हें निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। उन्हें शर्म आएगी। उनके घर में तो तुमसे अच्छे नौकर हैं। उन शब्दों से सरला जी का शरीर कांप उठा। उसी क्षण उनके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी। माँ होकर भी बेटे के मुंह से नौकरों से भी कम जैसा शब्द सुनना, ये कौन सी सजा थी? विक्रांत रुका नहीं, बल्कि और कठोर हो गया। अब एक काम करो, वंश को लो और जब तक हमारा खाना होता है उसे संभालो। उतनी देर हमारे आसपास भी मत भटकना। मेरे सास ससुर ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊंगा? जाओ, बाहर लॉन में बैठो शांति से और किसी की नज़र में मत आना। सरला जी भावनाओं से शून्य होकर खड़ी थीं। माँ नहीं, बल्कि एक बोझ, एक शर्मिंदगी लाने वाली परछाई की तरह। उनकी कलाई में अब भी विक्रांत की मजबूत पकड़ से दर्द हो रहा था, लेकिन दिल उसके शब्दों के धारदार वार से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। कांपते हुए उन्होंने पूछा, मतलब तुम मुझे यहाँ अपने बेटे की आया, यानी नैनी बनाकर लाए हो? उन आंखों में फांसी चुभने वाली पीड़ा शब्द बनने से पहले ही गले में अटक गई। विक्रांत तेजी से हंसा। माँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ पार्टी देने लाया हूँ? कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? उसके हर शब्द ने उनके दिल को चाकू की तरह बे दिया। सरला जी ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फुसफुसाए, विक्रांत, तुम्हें पता है ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही बेटा। तुम मुझे यहाँ बाहर कुछ दिला दो, मैं यहीं बैठकर खा लेती हूँ। माँ की यह विनती, उनकी कांपती आवाज़, पेट में मरोड़ मारता खालीपन, कुछ भी उसकी आंखों को दिखाई नहीं दिया। विक्रांत ने एक शब्द भी न कहा। उसकी ओर से मुंह फेरा और सीधे सास ससुर के बगल में जाकर आराम से बैठ गया। मंजुला जी और गिरीश वर्मा के साथ वो प्लेट भर भर के खाना खा रहा था और बाहर खड़ी थी एक माँ, जिसके पेट में भूख चीख रही थी। ये वही माँ थी जिसने अपने बेटे का पेट भरने के लिए कितनी ही बार अपनी भूख को पानी का एक घूंट देकर शांत किया था। दिन भर भूखी रहकर रात को सबके सो जाने के बाद पेट की गुड़गुड़ाहट को दबाकर खुली खिड़की से आती हवा से बातें करते हुए बैठी रहती थी, सिर्फ इस आशा में कि मेरा बच्चा पेट भर के खाए। और आज वही विक्रांत सास ससुर के ऐशो आराम में इतना खो गया कि माँ के पेट में मरोड़ मारती भूख उसे दिखाई नहीं दी। उसकी आंखों में बसा खालीपन उसे महसूस नहीं हुआ और उसके कांपते हाथों की करुण विनती भी उसके मन तक नहीं पहुंची।
सरला जी अपने पोते वंश को बहला रही थीं, पर सुबह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। भूख अब शरीर में कांटों की तरह चुभ रही थी। बहू कामिनी ने सुबह कुछ भी नहीं बनाया था। माँ, आज हम होटल में स्वादिष्ट खाना खाएंगे, बस इतना कहकर उसने घर में कुछ भी नहीं पकाया था। सरला जी सामने बैठी प्लेटों में रखे व्यंजनों को निहारते हुए हंसते खेलते खाना खाते लोगों की तरफ बस भरी हुई नजरों से देखती रहीं। मानो उन नजरों में मूक विनती थी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। उतने में वेटर अमन धीरे से पास आया। क्या हुआ माई, आप किसके साथ आई हैं? सरला जी की आवाज बाहर ही नहीं निकली। आंखों के किनारे पानी से भर गए। अमन सब समझ गया। माई, आपको भूख लगी है ना? चलिए मेरे साथ आइए। उसने अपने मालिक विनोद साहू से छिपाते हुए एक प्लेट खाना उनके हाथ में थमा दिया। माई, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। सुबह से खाली पेट तड़प रही सरला जी ने पल भर में सारा खाना खत्म कर दिया। आत्मा मानो शांत हो गई। थोड़ा पेट भरा और एक पल के लिए ही सही, उन्हें फिर माँ जैसा महसूस हुआ। लेकिन वो पल भी नहीं टिका। अचानक होटल मालिक विनोद साहू उनके हाथों को झटकते हुए गरजा। बुढ़िया, चोरी करते हुए शर्म भी नहीं आई तुझे? सरला जी ने घबराकर हाथ जोड़े। बेटा, माफ कर दो, बहुत भूख लगी थी। विनोद साहू गुर्राया। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली है, इसका पैसा कौन भरेगा? तुम्हारा बाप क्या? सरला जी ने कांपते हुए बताया। मेरा बेटा अंदर है, बच्चों के साथ खाना खा रहा है, मैं पैसे देती हूँ। ऐसा कहकर वे बेटे विक्रांत के पास गईं। आखिरी उम्मीद थी कि शायद उससे मदद मिल जाए, लेकिन वो आशा भी क्रूर निकली। विक्रांत ने सबके सामने ही उन्हें धक्का दे दिया। साहब, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये भिखारी लोग। वो बेटा जिसके लिए माँ ने जिंदगी भर भूखे पेट दिन गुजारे थे, वही बेटा आज माँ के परिचय को नकार रहा था। उन आंखों में, उन कांपते होठों पर, उन पानी भरे नैनों में एक ही सवाल था, क्या यह मेरा ही बच्चा है? वो अपनी पत्नी कामिनी और सास ससुर मंजुला जी व गिरीश वर्मा के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गया। विनोद साहू ने तपाक से कहा, इस बुढ़िया ने खाने के पैसे नहीं दिए, इस औरत ने मुफ्त में खाया है, इससे सारे बर्तन मंजवा लो। सरला जी ने नम आंखों से प्लेटें इकट्ठी की और कांपते हाथों से धोना शुरू किया। पानी के हर बूंद के साथ अपमान का दर्द मानो पानी में घुल रहा था। उतने में अमन दौड़ता हुआ आया। माई, रहने दीजिए, मैं बर्तन धोता हूँ, मुझे माफ करना। मैं मालिक के सामने कुछ बोल नहीं पाया। सरला जी ने आंखें पोंछीं। बेटा, तुम क्यों माफी मांगते हो? तुमने तो इस बुढ़िया का पेट भरा, तुमने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने उसे एक तरफ कर दिया और एक एक बर्तन साफ साफ धोया। आंखों से बहता पानी और नल का पानी दोनों की धार एक सी लग रही थी। काम खत्म करके अमन बोला, माई, अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बता दूंगा। सरला जी ने अमन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान करे तुम इतने बड़े हो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले। उन भरी आंखों से वे घर की दिशा में निकल पड़ीं। उनकी हालत देखकर अमन भी आंखें पोंछते हुए मुड़ गया। घर पहुंची तो कलेजे को चीर देने वाला झटका उनका इंतजार कर रहा था। विक्रांत घर के दरवाजे पर ही खड़ा था, चौखट को हाथ लगाकर गरजा, खबरदार माँ, अगर इस घर में पैर रखने की कोशिश भी की तो। उतने में बहू कामिनी ने तिरस्कार से कहा, इस बुढ़िया को शर्म नहीं आई क्या? होटल में सबके सामने हमें अपमानित करके आई, लोग कैसे देख रहे थे हमारी तरफ। अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। सरला जी ने हाथ जोड़े। विक्रांत बेटा, मैं कहाँ जाऊं? घर के एक कोने में जगह दे दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। अब मेरी जिंदगी कितनी बची है? विक्रांत ठंडेपन से दांत पीसते हुए बोला। माँ, मुझे लगता है तुम ऐसे आसानी से नहीं मानोगी। विक्रांत ने अपनी माँ के मुंह पर ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। सरला जी रात भर बाहर ही जमा देने वाली ठंड में बैठी रहीं। अगले दिन सुबह विक्रांत गुस्से में बाहर आया। उसने माँ का हाथ मानो लोहे की गिरफ्त में पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया, सीधा वृद्धाश्रम लेकर गया। परंतु जिस जगह वह माँ को छोड़ने आया था,
वहाँ उसकी जिंदगी का नक्शा बदलने वाला प्रसंग उसका इंतजार कर रहा था, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। अगर सच्चाई उसी पल उसके सामने खड़ी हो जाती तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सरला जी हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, विक्रांत बेटा, ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा कदम मत उठाओ। अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे जीऊंगी? इस शहर में मेरा कौन है? क्या तुम भूल गए? बचपन में तुम्हें कांख में बिठाकर मैं स्कूल छोड़ती थी, तुम्हारी हर जिद पूरी करती थी। मैंने खुद अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी पर तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी। और आज तुम मुझे घर से घसीटते हुए यहाँ लाए हो, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं विक्रांत बेटा, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। सरला जी रो रोकर मिन्नतें कर रही थीं। विक्रांत चिढ़कर उन्हें झटकते हुए बोला, बस अपना ये रोना गाना बंद करो और याद रखो, अगर तुम यहाँ नहीं रुकी तो एक दिन सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगी, भूखी मर जाओगी। जो हो सो होने दो, मैं तुम्हें अपने घर कभी नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम घर में रही तो घर की सारी शोभा चली जाती है। तुम्हारी वजह से मैं दोस्तों को भी घर नहीं बुला सकता, और ऊपर से कामिनी के रोज के नाटक, वो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएगी, तुम्हारे गंदे कपड़े नहीं धोएगी। मैं इन सब से तंग आ गया हूँ। वो सही ही कहती है, तुम्हारा असली ठिकाना वृद्धाश्रम ही है। मेरे बस में होता तो तुम्हें किसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ आता, पर किस्मत समझो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। ये लो तुम्हारा सामान और चुपचाप अंदर जाओ। सरला जी हताश होकर बोली, विक्रांत, ये शहर मेरे लिए पूरी तरह अनजान है। हम जिस पुराने शहर में रहते थे वही ठीक था। ऐसा करो, मुझे अपने पुराने घर की चाबी दे दो, मैं वहीं बची हुई जिंदगी काट लूंगी। विक्रांत जोर से हंसा, किस डर की बात कर रही हो? 3 महीने पहले जिन कागजों पर तुमने दस्तखत किए थे वो उसी घर के कागज थे। घर बेच दिया है मैंने। सरला जी हिल गईं। क्या घर बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं? उस घर में तुम्हारे पिताजी रमेश चंद्र की कितनी यादें थीं। विक्रांत भड़क गया, उन यादों का मैं क्या अचार डालूं? पापा गए तो वो यादें भी खत्म हो गईं और आज तुम भी खत्म हो जाओगी। मेरी जान छूटेगी। सरला जी दबे स्वर में बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मेरी रिटायरमेंट के पैसे हैं, वो मैं निकालती हूँ। अपने गांव में कोई छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रह लूंगी, पर यहाँ इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती। विक्रांत फिर हंसा, तुम्हें सच में लगता है कि अगर घर तुम्हारे दस्तखत पर बेच सकता हूँ तो तुम्हारे पैसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता? अरे इस बड़े शहर में 3 कमरों का घर लिया है, फर्नीचर लिया है, ये सब किस पैसे से आया होगा? और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी ही होने वाली थी, तो तुम जिंदा रहते हुए ले ली, इसमें क्या बड़ी बात है? वो जेब से 500 रुपये का नोट निकालकर उनके हाथ पर पटकता हुआ बोला, ये लो, आज तक तुमने मेरे लिए जो किया उसकी भरपाई। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखे बिना ही निकल गया। सरला जी अपने बेटे को दूर जाते हुए देख रही थीं। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे ये बेटा दिया था। शायद मैंने कोई पाप किया होगा, इसीलिए भगवान ने ऐसा बेटा मेरी झोली में डाल दिया। इन विचारों के भंवर में वे आश्रम के दरवाजे पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ीं। अचानक आवाज सुनकर आश्रम के कुछ लोग दौड़कर बाहर आए। तब तक विक्रांत की गाड़ी धूल उड़ाते हुए वहां से जा चुकी थी। रजिस्टर पर नजर डाली, सिर्फ सरला जी का नाम। उन्हें यहाँ लाने वाले व्यक्ति का कोई पता नहीं था। जैसे तैसे उन्हें अंदर ले जाया गया, डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा, सदमे के कारण शरीर के बाएं हिस्से को लकवे का झटका आया है। समय बीत रहा था, इलाज चल रहा था, अब सरला जी पूरी तरह बिस्तर पर थीं। ज्यादा से ज्यादा कुछ शब्द, वो भी मुश्किल से। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन आश्रम की प्रमुख डॉक्टर प्रिया विदेश से लौटी तो आश्रम में काम करने वाली रीटा दौड़कर आई। मैडम, जब आप छुट्टी पर थीं तब एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को रात के अंधेरे में यहाँ छोड़ गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। आज तक उन्हें देखने एक भी व्यक्ति नहीं आया और वो माई कुछ बोलती भी नहीं है। इतने दिनों तक बिना किसी पहचान के उन्हें कैसे रखें?
कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? डॉक्टर प्रिया चौंकी। क्या रात को छोड़कर चला गया और एक बार भी हालचाल नहीं पूछा? कितना निर्दयी बेटा होगा वो। बुढ़ापे में इंसान को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और ये तो माँ को ही सड़क पर छोड़ देता है। छी, ऐसे लोगों को बेटा भी कहना नहीं चाहिए। उन्होंने लंबी सांस ली और बोली, वो माई कुछ बताया क्या? नाम, कहाँ से आई, कुछ? रीटा हताश होकर बोली, नहीं मैडम, हमने कितना भी प्रयास किया, वो बोलती ही नहीं है। बस कभी कभी मुंह से एक शब्द निकलता है, किट्टू, पर उसका मतलब समझ नहीं आता। किट्टू शब्द कान पर पड़ते ही डॉक्टर प्रिया चौंक गईं, मानो उनके दिमाग में किसी ने जोर से घंटी बजा दी हो। कहीं ये तो वो ही नहीं। वे हड़बड़ी में बोली, वो माई कहाँ है? किस कमरे में? मुझे तुरंत लेकर चलो। वे दौड़ती हुई गैलरी में उन्हें ढूंढने लगी और जिस क्षण वे बिस्तर के पास पहुंची, सूती कपड़ों में लिपटी सरला जी दिखाई दी। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुंह से शब्द फूट पड़े, हाँ, ये वही है। पर इतनी कमजोर, इतनी भयानक अवस्था में। प्रिया व्याकुलता से बोली, अरे इन्हें कुछ खाने को दिया क्या? इन्हें मूंग दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है। जल्दी खिचड़ी में गर्म रोटी मसल कर लाओ। और ये क्या, अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया। जल्दी ग्लूकोज लगाओ, थोड़ी ताकत आएगी। डॉक्टर प्रिया अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगी। उनकी आंखों में पानी भर आया और उनकी आंखों के सामने यादों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई। वो दूसरे शहर के अनाथ आश्रम में रहती थी। अनाथ आश्रम के बगल में एक स्कूल था। उस स्कूल के पास ही सरला जी अपने पति रमेश चंद्र और बेटे विक्रांत के साथ रहती थीं। बेचारी सरला जी घर परिवार, पति बेटे को संभालते हुए भी उस स्कूल में आया यानी अटेंडेंट के तौर पर काम करती थीं और विक्रांत को मेहनत से पाल पोस रही थीं। एक दिन सरला जी विक्रांत को लेकर घर जा रही थीं। सामने बर्फ का गोला बेचने वाला खड़ा था। विक्रांत जिद कर रहा था। उसी समय आश्रम के गेट के पास खड़ी छोटी प्रिया लालची नजरों से उस गोले को देख रही थी। सरला जी का मन पिघल गया। उन्होंने 2 बर्फ के गोले लिए, एक विक्रांत के हाथ में दिया और दूसरा प्रिया के हाथ पर रखते हुए प्यार से कहा, ये लो किट्टू, तुम भी खाओ। विक्रांत गुस्से से तमतमा उठा, माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ हो, इसे क्यों दे रही हो? सरला जी ने शांति से उसका हाथ पकड़ा और कहा, विक्रांत, भगवान ने तुम्हें जैसे जन्म दिया वैसे ही मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा, पर इस किट्टू के लिए शायद अभी तक कोई नहीं आया। धीरे धीरे डॉक्टर प्रिया और सरला जी का रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन उस रिश्ते का कांटा विक्रांत के मन में गहराई तक चुभ गया था। उसे प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। सरला जी आश्रम संचालिका की अनुमति लेकर कभी कभी प्रिया को घर लाती और उसे अपने हाथों से खिलाती। एक दिन सरला जी हंसते हुए बोली, मालूम है, हमारा विक्रांत बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और तुम क्या बनोगी? प्रिया तुतलाते हुए खुशी से बोली, माई, मैं डॉक्टर बनूंगी। सरला जी का चेहरा दमक उठा, अरे वाह, हमारी किट्टू डॉक्टर बनेगी, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो हमें दवा देगी ना तुम? प्रिया लाड़ से उनकी गोद में सिर रखकर बोली, हाँ माई, दूंगी, पर मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? सरला जी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, बहुत मेहनत करना, क्लास में फर्स्ट आना, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। तुम डॉक्टर बनो, विक्रांत इंजीनियर बनेगा, फिर तुम मेरा दवा पानी करोगी और विक्रांत मेरी देखभाल करेगा। विक्रांत ने पांव पटकते हुए गुस्से से कहा, नहीं माँ, तुम्हें तो यही ज्यादा प्यारी है, फिर तुम्हारी देखभाल भी यही करेगी। मैं नहीं करूँगा। सरला जी ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाया। आखिरकार वह भी एक छोटा सा बच्चा ही था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। प्रिया पढ़ाई में चमकने लगी। हर साल क्लास में फर्स्ट आने लगी। शाबाशी मिली तो उसका मनोबल भी बढ़ता गया और आखिरकार डॉक्टर बनने के लिए उसका चयन हो गया। दूसरे शहर में शिक्षा के लिए जाने का दिन आया। उस दिन प्रिया सरला जी के गले लगकर रोने लगी। माई, कहने को तो मैं अनाथ हूँ, पर आपकी वजह से मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। अब आपके बिना कैसे रहूंगी? तब बगल से विक्रांत ने तिरस्कार से कहा,
जैसे दूसरे अनाथ बच्चे रहते हैं वैसे ही रहोगी। ये तुम्हारी माँ नहीं है। सरला जी दुखी नजरों से विक्रांत को देखती हुई बोली। विक्रांत बेटा, तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आती है? रहने दो। प्रिया यहाँ रहेगी तो डॉक्टर कैसे बनेगी? कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तुम डॉक्टर बनोगी तब हम फिर एक साथ रहेंगे। नम आंखों से प्रिया ने उनसे विदा ली। मेडिकल की पढ़ाई में वह इतनी खो गई कि उसका आना जाना कम ही हो पाया। 4 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। एक दिन उसे पता चला कि विक्रांत और सरला जी घर छोड़कर गांव चले गए थे। उसे जोर का झटका लगा। 2 साल बाद उसे डॉक्टर की डिग्री मिली। उस कागज से ज्यादा उसे सरला जी याद थीं। उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनके गांव का पता किसी को मालूम नहीं था और उसके बाद वह फिर कभी सरला जी से मिल नहीं पाए। अचानक रीटा ने आवाज दी। मैडम, उन्होंने खाना खा लिया। आप अपने केबिन में जा सकती हैं। मैं इनकी देखभाल करती हूँ। प्रिया अतीत से वापस वास्तविकता में लौटी। तब डॉक्टर। प्रिया कांपते हुए बोली, आज इतने सालों बाद माई मेरे सामने इस हालत में हैं। वे धीरे से सरला जी के कान के पास झुकी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माई, देखिए ना, आप कहती थी कि मुझे डॉक्टर बना हुआ देखना है। देखिए, आपकी किट्टू आज डॉक्टर बन गई है। माई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको दवा देती हूँ, आप एकदम ठीक हो जाएंगी। प्रिया की आवाज़ सुनकर सरला जी ने भारी आंखें आधी खोली। पल भर के लिए उनकी आंखों में एक परिचित चमक आई, पर वह तुरंत खो गई। उनके होठों से जैसे तैसे आवाज निकली। बेटा, तुम कौन हो? ये 2 शब्द प्रिया के सीने में छुरी की तरह घुस गए। सरला जी की आंखों से भी पानी बहने लगा। प्रिया स्तब्ध रह गईं। उनके कानों में पुरानी यादें गूंजने लगीं। किट्टू, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मैं भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूंगी। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। और आज माई उन्हें ही पहचान नहीं पा रही थी। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से सरला जी के सिर पर हाथ फेरा। उतने में नस सीमा अंदर आई। मैडम, आप रो रही हैं। क्या आप इन्हें जानती हैं? प्रिया ने सिसकते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। मुझ पर इनके बहुत बड़े उपकार हैं। इस दुनिया की भीड़ में एक अनाथ कैसे जीता है, ये मुझे इन्हीं माई ने सिखाया। खुद को संभालते हुए वह सीमा की तरफ मुड़ी। फॉर्म पर रिश्तेदारों की जगह मेरा नाम लिखो और तुरंत इन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो। जो खर्च आएगा वो मुझे बताना। इतना कहकर प्रिया दबे हुए रोने को तोड़ते हुए बाहर निकल गईं। उस रात प्रिया बहुत उदास होकर घर पहुंची। उसे उदास देखकर उसका पति आलोक चिंता से बोला, क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने उसे सारा अतीत बताया और आंसू पोंछते हुए बोली, विक्रांत बचपन से ही गलत था। शायद आज भी वैसा ही है। इसलिए उसने माई को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो यहीं शहर में कहीं है, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तो वह भाई जैसा लगता था। सोचा था कभी मिला तो मदद करूंगी, क्योंकि माई ने मेरे लिए जो किया वह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आलोक शांति से बोला, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो तुम्हारी जैसी लड़की का कैसे होगा? फिर भी तुम्हें जो सही लगे वो करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन आलोक और प्रिया वृद्धाश्रम गए। सरला जी को देखते ही आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ महीने पहले इन्हीं सरला जी ने उसे आशीर्वाद दिया था, बड़ा आदमी बनो। शायद उसी आशीर्वाद का फल था कि वह आज इस काबिल हुआ था, लोगों की मदद करने वाला, खुद का होटल खड़ा करने वाला। उसकी आंखों में भी पानी आ गया। जब आलोक ने सब कुछ बताया तो प्रिया का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अस्पताल में सरला जी के पास बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और विक्रांत के लिए संदेश भेजा। विक्रांत, शायद तुम मुझे भूल गए हो। मैं प्रिया हूँ, तुम्हारे घर के पास के आश्रम में रहने वाली। मैं सरला जी द्वारा पाली गई किट्टू हूँ। अब माई की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बस तुम्हारी अनुमति चाहिए। अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसने जो जाल फेंका था वो विक्रांत की ओर बढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद विक्रांत की पत्नी कामिनी बोली, विक्रांत, ये वीडियो देखो। सासू माँ के साथ ये लड़की कौन है? तुम्हारा नाम ले रही है। विक्रांत पहले तो चौंक गया,
फिर वीडियो देखकर व्यंग से बोला, अच्छा, मतलब ये सच में डॉक्टर बन गई। माँ ने इस लड़की के लिए मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इंजीनियर बन गया। तब कामिनी ने गंभीर होकर कहा, विक्रांत, सोचो, ये लड़की बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है, और वो तो सासू माँ का सारा खर्चा उठाने को तैयार है। तुम उससे मिलकर कहो कि सासू माँ ने जो उसके लिए किया उसकी भरपाई करें। विक्रांत घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। प्रिया ने उसकी ओर देखते हुए कटाक्ष किया, तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा, तुम्हारी आंखों में जलन सब साफ दिखाई देता है। मेरी बस एक ही शिकायत है, माई के साथ ऐसा निर्दयी व्यवहार तुमने क्यों किया? सरला जी ने विक्रांत को देखा तो उनके ठंडे पड़े शरीर में फिर से हलचल हुई। प्रिया भावनाओं से भरी हुई बोली, इतने दिनों से माए एक निर्जीव देह की तरह पड़ी थीं, पर तुम्हें देखते ही उनके शरीर में नई जान आ गई, और तुम उन्हें यहाँ ऐसे अकेला छोड़कर भाग गए। कौन सा बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है? तब विक्रांत तैश में आकर बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं माँ को यहाँ छोड़कर गया था? तुम हमेशा कहती हो ना कि माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो चलो संभालो इस लाचार बुढ़िया को। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये सुनते ही प्रिया का गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने एक जोरदार थप्पड़ विक्रांत के गाल पर जड़ दिया और कहा, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो, इसलिए तुम्हारे लिए माई लाचार हो गईं। तुमने उनसे सारी संपत्ति हड़प ली। अरे जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया उन्हीं यहाँ फेंक गए। उनके पास इतना था कि उन्हें तुम्हारी परछाई की भी जरूरत नहीं थी। वो आराम से जिंदगी जी सकती थीं। विक्रांत हकलाते हुए बोला, तुम्हें क्या कहना है? मैंने माँ को धोखा दिया और तुमने मुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाया। और अगर धोखा दिया भी होगा तो तुम क्या कर लोगी? उतने में आलोक आगे आकर बोला, भाई साहब, हम कुछ नहीं करेंगे, पर पुलिस और संस्था के लोग वे बहुत कुछ कर सकते हैं। विक्रांत गुस्से से चिल्लाया, मेरी माँ की नेकी का बदला तुम मुझे ऐसे देती हो? डॉक्टर प्रिया शांत पर तेज आवाज में बोली, मैंने तुम्हें यहाँ माई की जिम्मेदारी देने के लिए नहीं बुलाया था, बस एक सच दिखाने के लिए बुलाया था। आज तुम अपनी माँ के साथ गलत तरीके से पेश आए, कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। क्या बेटा, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो मीडिया के लोग उसका सीधा प्रसारण टीवी पर दिखा रहे थे। प्रिया आगे बोली, आखिरकार बच्चे ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें दुनिया के सामने अपना मुंह छुपाकर घूमना पड़ता है? तुम्हें क्या पता माँ का मोल? हम जैसे अनाथों से पूछो जो रोज इंतजार करते हैं कि कोई अपना कहकर पुकारे, किसी से रिश्ता जुड़ जाए। प्रिया के शब्द विक्रांत के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखें झुक गईं। वह आगे बोली, मेरा काम यहीं तक था। आज तुम अपनी माँ के भी खरे नहीं उतरे। जो अपनी माँ का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता, न पत्नी का, न सास ससुर का, न बेटे का भी। इसके बाद डॉक्टर प्रिया ने पुलिस के सामने सरला जी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और विक्रांत को हर रिश्ते से मुक्त कर दिया। माँ के साथ धोखाधड़ी के कारण पुलिस ने विक्रांत को हिरासत में ले लिया। करीब 6 महीने बाद जब विक्रांत घर लौटा तो वो हफ्ते भर सो न पाया। मन को एक ही ठेस लगती रही। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया, माँ की सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम करने का। पर ये फैसला सुनते ही कामिनी ने घर में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तमाशा हुआ, वाद विवाद हुए, पर विक्रांत अडिग रहा। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और मुझे ये नहीं चाहिए कि कल बुढ़ापे में अपना बेटा भी तुम्हें ऐसे ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ जाए। दूसरी तरफ प्रिया सच्चे दिल से सरला जी की सेवा कर रही थी। माई, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी किट्टू हूँ। सरला जी की आंखों में पानी आ गया। वे फुसफुसाईं, मेरी किट्टू डॉक्टर बन गई। बगल में खड़े आलोक ने हंसते हुए कहा, माई, पहचाना मुझे? आपके आशीर्वाद से आज मैं बड़े होटल का मालिक हूँ और आपको पता है, उस होटल का नाम मैंने आपके नाम पर रखा है, सरला होटल। आपके नाम से पहचाना जाएगा। तब सरला जी हंसकर बोली, बच्चों, ऐसी ही तरक्की करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है।
फिर उन्होंने प्रिया की ओर देखते हुए धीरे से कहा, किट्टू, मुझे एक गिलास पानी दोगी? प्रिया पानी लाकर उन्हें पिलाने लगी। उसी क्षण प्रिया ने सरला जी के सीने पर हाथ रखा और अगले ही पल सरला जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मानो वे इतने दिनों से न्याय का इंतजार कर रही थीं और न्याय मिलते ही शांति से चली गईं। उस दिन डॉक्टर प्रिया बेकाबू होकर रोई। उसने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और बस इतना ही कहा, आज मैं सचमुच अनाथ हो गई हूँ। इस दुनिया में एक माँ थी मेरी माँ जैसी, पर आज वह मुझे छोड़कर चली गईं। मुझे फिर से अनाथ कर गईं। आलोक ने विक्रांत को सरला जी के निधन की खबर दी। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। जब अग्नि देने का समय आया तो विक्रांत शांति से प्रिया की ओर देखते हुए बोला, ये हक प्रिया का है। सच कहूं तो वही माँ की असली बेटी थी। उसी पल प्रिया की आंखों में दुख घुलने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं अनाथ नहीं हूँ, कभी नहीं थी। तो दोस्तों, विक्रांत को भगवान ने उसके कर्मों का जो हिसाब दिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।